अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक बार फिर आप सबको खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है री ट्रेड विद उस्मान। मैं हूं उस्मान अली, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अब तक हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हुए हैं। आज हमारा एक ऐसा कॉन्सेप्ट बयान होने जा रहा है जो कि असल में आपकी ज़िंदगी बदलने वाला है। मैं आपको किन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा आज। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये पीडी जोन्स हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स। और इसकी बेस पर जो आपको आज एक की मिलने जा रही है, आज आपको एक, जैसे कहते हैं ना, सोने का गोल्डन हरूफ में लिखे जाने वाले अल्फाज मिल रहे हैं, वो ये हैं: ओवरलैपिंग पीडी अरेज। ठीक है, हम एक इस चीज़ को हम इस तरह समझ लेते हैं। मैं एक पाथ ड्रा करता हूँ, उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम हाई और लो प्रोबेबिलिटी लेग किसे बोलते हैं। ठीक है, जो ये असल में आज का लेक्चर होने जा रहा है ट्रेंड के बारे में। आईसीटी में वैसे ट्रेंड कोई नहीं होता, लेकिन हम आईसीटी में ट्रेंड या मूवमेंट को डिफाइन जैसे करते हैं कि आज जो प्राइस ने स्विंग हाई बनाया है, उसके बाद जो स्विंग लो बनेगा, वो जो स्विंग लो बनने जा रहा है, क्या वो एक्चुअली रिट्रेसमेंट है या वो जस्ट एक पुल बैक है या ट्रेंड रिवर्सल है। ठीक है, तो आपको जस्ट एक लेग बनते ही पता लग जाएगा कि ये यहाँ से प्राइस कंटिन्यू करेगी अपना ट्रेंड, या यहाँ से प्राइस अपना कंटिन्यू ट्रेंड नहीं करेगी, या ट्रेंड रिवर्सल होने जा रहा है। ठीक है, तो मैं एक पाथ डिज़ाइन करता हूँ। अच्छा, ये देखिएगा यहाँ पर ज़रा, एक लेग, ये मेरी लेग है ना, जो एक स्विंग लो से स्विंग हाई तक मेरी एक लेग होती है। ठीक है, और फिर ये इसकी करेक्शन आई, फिर एक एक्सटेंशन मूव आई जिसको हम अ, एक बड़ी मूव कहते हैं, एक लेग कहते हैं, जिससे प्राइस एक्सटेंड करती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। ठीक है, अच्छा, आपने क्या देखना है, आपने ये जस्ट ये देखना है कि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि प्राइस एक इंटरनल लिक्विडिटी लेती है और फिर एक्सटर्नल की तरफ जाती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेती है और फिर इंटरनल की तरफ वापस आकर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। ठीक है, अब इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप होगा, जिसमें से प्राइस ने यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इक्विटी पीछे ली होगी, फिर प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ आई और इस फेयर वैल्यू गैप से इंटरनल लिक्विडिटी ली, बैलेंस किया प्राइस को, और फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो कि प्रीवियस हाई या पीछे को प्रीवियस डबल हाई, डबल टॉप्स या ट्रिपल टॉप्स या और लोज पड़े होंगे, उनको लेने चलेगी। ठीक है, अब प्राइस ने ये मूव जब बनाई थी फर्स्ट लेग, इसमें फेयर वैल्यू गैप था, इस लेग को हम हाई प्रोबेबिलिटी लेग बोलते हैं। ठीक है, जिस लेग में फेयर वैल्यू गैप होता है उसको हम हाई प्रोबेबिलिटी लेग बोलते हैं, कि इट्स मीन कि इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल कि प्राइस वापस इस फेयर वैल्यू गैप में आके टच करेगी और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। ठीक है, फिर ऐसे ही जब इस लेग में फिर एक फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो हमें फिर पता लग गया कि प्राइस अगेन अपना, क्योंकि ये जो लेग न्यू बनी, इसमें फिर प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप छूट के दूसरे फेयर वैल्यू गैप वाली लेग बना दी। हमें फिर समझ आ गई कि प्राइस अब ऊपर जा रही है, और जब जब भी रुकेगी, इसके पुल बैक में ये इस फेयर वैल्यू गैप से अपनी रिट्रेसमेंट लेगी, यहाँ पर रिटेस्ट करने आएगी इस फेयर वैल्यू गैप को, यहाँ से फिर हमें एक न्यू मूव देगी। अच्छा, हुआ क्या, प्राइस ने जाते जाते इस वाली लेग में, जब इस लेग से
उठी इस फेयर वैल्यू गैप से और इस वाली लेग में फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। आपको इसी बार समझ आ गई कि प्राइस अब कुछ और करने जा रही है। ठीक है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होता तो मैं एक्सपेक्ट ये करता कि प्राइस यहाँ से वापस आएगी, फिर इस फेयर वैल्यू गैप में टच करेगी और फिर आगे की मूव स्टार्ट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। ठीक है, ऑल दो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया लेकिन इस लेग में फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तो इसको हम लो प्रोबेबिलिटी लेग बोलते हैं। अ लेग विदाउट अ फेयर वैल्यू गैप इज अ लो प्रोबेबिलिटी लेग। क्या मतलब है इसका कि प्राइस के पास इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है। इस लेग में प्राइस के पास इंटरनल लिक्विडिटी नहीं है। ओनली इंटरनल लिक्विडिटी इस जो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा, और अगर ऑर्डर ब्लॉक के बाद फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो उस ऑर्डर ब्लॉक की अहमियत भी लो हो जाती है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेडली क्या होगा, प्राइस यहाँ से आएगी और इस लेग को ब्रेक कर जाएगी और फिर ऐसे आकर एक टच लेकर और फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, अब आपने ये देखना है कि अगर इस लेग में आपने ये देखना है कि अगर इस लेग में फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो ये तो लो प्रोबेबिलिटी हो गई। क्या इस लेग में फेयर वैल्यू गैप है? क्या इस लेग में फेयर वैल्यू गैप है? अगर इस लेग में भी फेयर वैल्यू गैप है तो ये अब एक हाई प्रोबेबिलिटी लेग हो गई जिसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया है और फेयर वैल्यू गैप के साथ दिया है। अब मुझे पता है कि ये प्राइस इसे लेकर इस फेयर वैल्यू गैप में जहाँ पर भी ये फेयर वैल्यू गैप होगा उस फेयर वैल्यू गैप को लेकर यहाँ से रिटर्स करेगी और फिर प्राइस नीचे ही जाएगी। तो देखें कितना इजी है, कितना इजी है आपके लिए ये बात ढूंढना कि क्या ये लेग के बाद प्राइस भी ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई कि अगर पहली लेग में फेयर वैल्यू गैप नहीं है और वापस आने वाली लेग में फेयर वैल्यू गैप है, तो वापस आने वाली लेग तो मुझे समझ आ गया हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर मेरी पहली लेग में भी फेयर वैल्यू गैप हुआ और दूसरी लेग में भी फेयर वैल्यू गैप हो गया तो क्या होगा? इस सूरत में ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, ये फेयर वैल्यू गैप मेरा एक फेक फेयर वैल्यू गैप है, मैनिपुलेशन है, और जो वापस आते हुए प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप बनाया है वो ही मेरा रियल फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब इसमें बस एक शर्त ये होनी चाहिए, तो प्राइस आपको इसी फेयर वैल्यू गैप जो वापस बनाया इसी फेयर वैल्यू गैप से नीचे की तरफ ट्रेड देगी। ठीक है, अच्छा अब हम इस तरह की सिचुएशन में करते क्या है, इस तरह की सिचुएशन में हम एक एरिया मार्क करते हैं, वो एरिया जिस एरिया में फेयर वैल्यू गैप्स कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, कंबाइन हो रहे हैं, इसको मैं कलर कोई और कर देता हूँ, कैसे ये, अब देखिए ये एक फेयर वैल्यू गैप था और फिर जो प्राइस ने जाते वक्त बनाया और ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने आते वक्त बनाया। इन दोनों में से ये एरिया, ये जो मैंने ब्लू से मार्क किया है, ये एरिया जो है ये कंबाइन है जिसमें पीछे भी फेयर वैल्यू गैप है और आगे भी फेयर वैल्यू गैप है। तो इस तरह के फेयर वैल्यू गैप को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के फेयर वैल्यू गैप को हम BPR, बैलेंस प्राइस रेंज बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड प्राइस रेंज, दैट इज BPR। अच्छा इस तरह के मौके में जब प्राइस ने एक गैप बनाया जो कि मैनिपुलेटिव गैप होता है, जो एक्चुअल गैप नहीं होता,
प्राइस वापस आती एक और गैप बनाती है, मोस्ट प्रोबेबली उससे नीचे बनाती है। अगर उससे ऊपर गैप है तो ये गैप आपको सपोर्ट देगा। अगर पिछले गैप से नीचे आके गैप बनाया है तो इस गैप की वैल्यू ख़त्म। अब आपने क्या करना है, अब आपने वेट करना है जो इनका एरिया कंबाइन है, पिछले गैप का और अगले गैप का जो एरिया कंबाइन है, आपको उस गैप में से ट्रेड मिलेगी। ठीक है, तो हुआ क्या, जैसे ही ये मेरा बीपीआर बना, प्राइस ने वापस आकर बीपीआर में टच किया और आपको एक नीचे की तरफ मूव दे दी। ओके, अच्छा, ये बीपीआर में कौन सा समझ आ गया, हाई प्रोबेबिलिटी लो प्रोबेबिलिटी लेग का कौन सा भी समझ आ गया। इसको हम चार्ट पे भी देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, प्राइस प्राइस ने एक लेग बनाई ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये मेरी एक लेग है। यूजुअली प्राइस क्या करती है, अच्छा ये देखा है, नॉर्मली प्राइस का बिहेवियर क्या है कि प्राइस मेरे इस लेग के हम हम क्या करेंगे, हम फिबोनाची टूल लगाएंगे। ठीक है, और इस लेग के 50% पे मैं इसकी सेटिंग चेंज कर दूंगा। ये देखिए, इस लेग के 50% पे, एक सेकंड, 0 और 100 लॉस की लाइन लगाता हूँ। ठीक है, इस लेग के 50% से ऊपर का एरिया हमारा प्रीमियम एरिया कहलाता है। ओके, और 50% से नीचे का एरिया हमारा डिस्काउंट एरिया कहलाता है। मैं अब लिख देता हूँ आपके आने के लिए। देखिए, जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि आपने ख़रीदना सस्ते पे है और बेचना, जब प्राइस महंगी होगी, जब वो शेयर की प्राइस, स्टॉक की प्राइस, फॉरेक्स की प्राइस महंगी होगी, तब आपने बेचना है। तो सस्ता मीन्स पार वैल्यू से डिस्काउंट पे प्राइस है। ठीक है, तो प्राइस इमेजिन करते हैं कि ये मेरी इसकी पार वैल्यू है, इससे नीचे होगी तो प्राइस डिस्काउंट पे, यहाँ पर ख़रीदना बेहतर है। इस लाइन से 50% से ऊपर होगी तो ये मेरी प्रीमियम प्राइस है, इस प्राइस पर बेचना बेहतर है। ठीक है, तो मुझे क्या समझ आई, प्रीमियम जोन में हमेशा सेलिंग होती है और डिस्काउंट जोन में हमेशा बाइंग होती है। अच्छा, मैं क्या करूँगा, जब भी मेरी एक लेग बनेगी उसकी मैं प्रीमियम और डिस्काउंट जोन मार्क करूँगा। मैं देखूँगा कि अगर 50% हो गया, अगर 50% से प्राइस ऊपर है तो मैं बेचना पसंद करूँगा, और अगर 50% से प्राइस नीचे है तो मैं एंट्री रीज़न देखूँगा कि कहाँ मैं बाय कर सकता हूँ, कहाँ पर मेरी इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो मेरा फेयर वैल्यू गैप था, ये मेरा 50% से नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब प्राइस 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट करके वापस आई, मुझे फेयर वैल्यू गैप मिला, मैंने यहाँ पे आंखें बंद करके ट्रेड लगा दी कि एक तो फेयर वैल्यू गैप है, इंटरनल लिक्विडिटी है डिस्काउंट जोन में, मुझे यहाँ से बाइंग मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे आपने ट्रेडिंग करनी है। अगेन ये प्राइस फिब, मैं फिब लगाऊंगा यहाँ पर आकर दोबारा इस लेग में, मुझे पता लगा कि इस लेग में 50% पे मेरा फेवर गैप पड़ा है, और जब मैंने इसको एक्सटेंड किया फिब को, तो ये मेरा 50% में गैप आ गया। मैं देखूंगा प्राइस मेरे 50% गैप पे आए, मुझे यहाँ पे कोई एंट्री दे, डिस्काउंट जोन में आए, मुझे कोई एंट्री रीज़न दे, तो मैं यहाँ से बाई कर लूँ। ठीक है, ओके।
आपको डिस्काउंट जोन का भी पता लग गया, आपको प्रीमियम प्रीमियम जोन्स का भी पता लग गया, आपको लो प्रोबेबिलिटी और हाई प्रोबेबिलिटी लेग से भी पता लग गया। अब ये हमने प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन्स पढ़ेगी मैं। इन प्रीमियम जोन्स और डिस्काउंट जोन्स के अंदर असल में अरेज होती है। ठीक है, अरेज क्या है कि अरे बोलते हैं एक सेट को। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये प्रॉपर एक आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, आपकी समझने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जहाँ पर हमने देखा कि एक फेयर वैल्यू गैप है डिस्काउंट जोन में या प्रीमियम जोन में, तो अगर तो प्रीमियम जोन में फेयर वैल्यू गैप है, मुझे डर रहेगा कि मैं उस जोन से ना ख़रीदूं, क्योंकि मेरा सनिंग का जोन है। अगर डिस्काउंट जोन में फेयर वैल्यू गैप है तो मुझे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं इस जोन से ख़रीद सकता हूँ, क्योंकि मेरा डिस्काउंट जोन है। ओके, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि अगर आप इसको ऐसे समझें कि मेरे पास एक डिफेंस है, मेरे पास एक फौज है, ठीक है, जो प्राइस नीचे आ रही है, तो यहाँ पर मेरी फेयर वैल्यू गैप एज अ फौज मेरा काम कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही दुश्मन मेरी एरिया में आते हैं, मैं यहाँ पर मेरी फौजें बैठी हैं, वो उसको भगा देती हैं, तो प्राइस फिर ऊपर चली जाती है। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि अगली फौज भी तगड़ी होती है, वो भी ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो हमारी फौजों को मात दे जाती है, हमारे फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं देती, तो प्राइस यहाँ से नीचे गिर जाती। ठीक है, हमारे फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं देती। अच्छा, कैसा हो अगर ये जो फेयर वैल्यू गैप है, जो मेरी सिंगल फौज है, इसके साथ एक और फौज खड़ी हो जाए, तो मेरी दो फौज हो जाएंगी, ऊपर से आने वाली एक फौज को वो मात दे सकती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ओवरलैपिंग पीडी अरेज। पीडी अरेज में क्या क्या है, वही सब कुछ जो मैंने आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी में पढ़ाया था। क्या क्या, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, मेरे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, मेरे हाई लोज होते हैं, प्रीवियस हाई या लोज, ठीक है, जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी होती है। और इसके अलावा मेरे कोई भी दूसरे, जिसे बोलते हैं प्रीमियम डिस्काउंट अरेज में से कोई चीज़, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम इम्बैलेंस या लिक्विडिटी वॉइड। ओके, अब ये सब चीज़ें मेरी फौजें हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे सब हमारे उस्ताद बोलते होते हैं कि ये मेरी फौजें हैं, दो दो फौजें इकट्ठी होंगी तो अगली फौज का आना मुश्किल है, वो वहाँ से आएगी और भाग जाएगी। ये दो फौजें तगड़ी फौजें, इसको हटा नहीं। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, प्राइस ने एक लेग बनाई, हाई हो गया, ठीक है। अब हाई और लोज ये मेरी एक फौज है। ओके, हाई लोज ये मेरी एक फौज है, मेरी प्रीमियम डिस्काउंट अरे में पीडी अरे के अंदर शामिल है, मेरा लिक्विडिटी पॉइंट है। ओके, ऐसे ही ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये भी मेरी एक फौज है। यहाँ पर कहीं पर ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, इस जगह पर मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, वो भी मेरी फौज है। ठीक है, अच्छा, ऊपर से भी प्राइस आ रही है, वो एक फौज है। अब होगा क्या, जब प्राइस आते वक्त मेरी एक फौज से लड़ेगी, हो सकता है वो इसको मात दे जाए, लेकिन अगर मेरी यहाँ पर दो फौजें होगी जो कि फेयर वैल्यू गैप भी हो और कोई स्विंग हाई हो पिछला, क्या हो गया, कोई स्विंग हाई हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो,
या कोई और पिछला फेयर वैल्यू गैप हो, जैसे हमने यहाँ पर बीपीआर पढ़ा था। सही है। तो इसमें जो हमारा ये जो ऐसा एरिया जो कि कंबाइंड एरिया था, कंबाइंड, ठीक है। तो ये मेरा बीपीआर, ये बैलेंस प्राइस रेंज। तो इसमें क्या होता है कि एक पिछला गैप और एक फ्रंट गैप, तो ऐसे गैप में भी हमारे पास डबल पीडी अरे बन जाती है, तो दो फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। इन ऐसी जगह पे ये जो सब मैंने सिचुएशन बताई आपको, फेयर वैल्यू गैप के साथ स्विंग हाई लो, फेयर वैल्यू गैप के साथ पिछला फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप के साथ कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल गया हो, इस सब को हम ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग पीडीआरए बोलते हैं। ओवरलैपिंग पीडीआरए, ओवरलैपिंग डिफेंस। ठीक है। ऐसी सूरत में जब हाई भी जुड़ गया और फेयर वैल्यू गैप भी जुड़ गया, ये एक अनकंट्रोलेबल कंडीशन हो जाती है प्राइस के लिए। प्राइस आती है इसी प्राइस, इसी जगह से आपको बाई की ट्रेड या ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड देती है। ठीक है। ये बाद में दोबारा बता देना। जहां पर ओवरलैपिंग डिफेंस हो, जहां पर फेयर वैल्यू गैप के साथ, लिक्विडिटी वॉइड के साथ, वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक जुड़ा हो, कोई पिछला फेयर वैल्यू गैप जुड़ा हो, या पिछला कोई स्विंग हाई या लो जुड़ा हो, तो ये मेरा ओवरलैपिंग डिफेंस बन जाता है। प्राइस यहाँ पे आती है और यहाँ से ज़रूर रिएक्ट करती है, ज़रूर रिएक्ट करती है। तो अब आपको समझ लगी, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक या ऐसा फेयर वैल्यू गैप जिस जो मेरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का बाइस बने, वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है? बिकॉज वापिस आते वक्त फेयर वैल्यू गैप प्लस प्लस हाई, पिछला प्रीवियस हाई जो आपने ब्रेक किया था, वो ओवरलैपिंग डिफेंस बन जाते हैं और वहां से आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन की ट्रेड मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये दो बातें हम जल्दी से जाके हमारे चार्ट पे देख लेते हैं। मैं हूँ इस वक्त गोल्ड के डेली चार्ट में। ठीक है। इस वक्त क्या हुआ मेरे पास, मैंने यहाँ पर बहुत ही लेटेस्ट की बात करूँ कि मैंने यहाँ पर एक डेली में गैप मार्क किया हुआ है। ये देखिए, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है। सही। ये आज की इस वक्त 14 दिसंबर है, और यहाँ पर 9 दिसंबर की कैंडल ने, 8, 9 और 10 दिसंबर की कैंडल ने डे टू डेली का फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है। जब मैंने देखा तो इस डेली के फेयर वैल्यू गैप के पीछे मुझे ये रेड कैंडल, मुझे मेरा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ मिल रहा है, जो कि एग्जैक्टली मेरे फेयर वैल्यू गैप के सामने, फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो क्या होगा, अभी ये करंट प्राइस लाइव है, तो इस वक्त मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस मेरे इस डबल डिफेंस से रिएक्ट करेगी। ठीक है। डबल, इसको ओवरलैपिंग डिफेंस कहते हैं। प्राइस मेरे इस ओवरलैपिंग डिफेंस से रिएक्ट करेगी और मुझे यहीं से कंटिन्यूशन मिलेगी, ट्रेंड प्राइस ऊपर जाती ही नजर आएगी। ओके। अच्छा जी। इस इसमें एक बात ये है कि बस आपने ये देखना है कि जब जब मेरे पास फेयर वैल्यू गैप हो और प्राइस का ये जो विक हाई है, प्राइस की ये जो विक
हाई है ये मेरी गैप के अंदर आ रही हो तो आपने इस हाई को ले लेना है, अदरवाइज इस प्राइस की बॉडी को लेना है। ठीक है, जो गैप में आ रही है, और आपको प्राइस इसी बॉडी से या इसी हाई से आपको प्राइस दोबारा एंट्री देगी। ठीक है, अब प्राइस ने असल में किया क्या था, प्राइस ने जब ये वाली मूव दी है 1 2 3 4 वाली 1 2 3 4 कैंडल्स वाली मूव दी है, प्राइस ने पीछे इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ये स्ट्रक्चर था जो ब्रेक हुआ है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये स्ट्रक्चर किसी भी फेयर वैल्यू गैप में नहीं आ रहा, तो ये क्या हुआ, ये एक मेरा सिंगल मेरी सिंगल फौज है, तो प्राइस ने आते हुए इसे रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है, प्राइस ने नीचे आकर देखा इंटरनल लिक्विडिटी फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, गुड, और फेयर वैल्यू गैप के पीछे कोई स्ट्रक्चर हाई है, लेकिन वो उसके उसकी बॉडी और उसकी बॉडी और ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी ऑलमोस्ट सेम है। ये देखें, तो मुझे पता लग गया कि मेरा ऑर्डर ब्लॉक असल में फेयर वैल्यू के साथ इस फेयर वैल्यू गैप के सामने आ रहा है, मुझे इधर से ही ट्रेड दिखने में मिलेगी। अब मैं इमीडिएटली जाऊंगा 1 आवर में और जाकर देखूंगा कि क्या प्राइस मेरी इस जगह पर रिएक्ट कर रही है। कल को जब प्राइस ओपन होगी या मंडे को जब प्राइस ओपन होगी, मैं देखूंगा यहाँ पर मुझे फेयर वैल्यू गैप 1 आवर फेयर वैल्यू गैप मिलेगा, तो उसी गैप्स में एंट्री लेके बैठ जाऊँ। ठीक है, एंट्री रीजंस अभी हमने पढ़नी, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये देखें, फेयर वैल्यू गैप के साथ आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, फेयर वैल्यू गैप के साथ आपको प्रीवियस हाई मिल जाए, फेयर वैल्यू गैप या वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ या लिक्विडिटी वाइड के साथ आपको प्रीवियस हाई या ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो ये एक अनअवॉइडेबल एंट्री होती है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप इटसेल्फ बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, लेकिन अगर इसके साथ मुझे पीछे दूसरा लिक्विडिटी पॉइंट मिल जाता है, जो कि अगेन मैंने आपको बताया, कोई लिक्विडिटी वॉइड के साथ फेयर वैल्यू गैप के साथ वॉल्यूम इम्बैलेंस के साथ मुझे प्रीवियस कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ मिल जाए या मुझे ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो मेरी ये अनअवॉइडेबल एंट्री होती है। अच्छा जी, तो ये मेरी बात क्लियर होगी। ओवरलैपिंग डिफेंस का पता चल गया आपको, प्रीवियस हाई लो या ऑर्डर ब्लॉक कंबाइंड विद फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी वॉइड या वॉल्यूम इम्बैलेंस। और विक और बॉडी का भी आपको बता दिया कि अगर इस लास्ट कैंडल की विक इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आ रही है, तो आपको वहीं से ट्रेड मिलेगी, नहीं तो आपने इसकी बॉडी मार्क कर लेना, बॉडी से आपको इंशाल्लाह जरूर ट्रेड मिलेगी। ओके, अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं इनको बता दूँ यहाँ से। एक कैसा होता कि प्राइस ने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, इसको मैं अभी ज़रा थोड़ा सा पीछे रखता हूँ तो आपको समझाने के लिए। ठीक है, प्राइस ने यहाँ से जाते वक्त ये गैप यहाँ बना दिया, फिर प्राइस ने जाते जाते एक गैप यहाँ पे भी बना दिया, और प्राइस ने यहाँ पर मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, उसमें कोई और कर रखा था। ठीक है, अब मैंने अभी आपको बताया कि हम लेग को ऐसे मार्क करेंगे और देखेंगे प्राइस प्रीमियम जोन में है या डिस्काउंट जोन में है।
अगर प्राइस प्रीमियम जोन में है तो मैं बेचना पसंद करूँगा, लेकिन हुआ क्या, प्राइस यहीं से ही फेयर वैल्यू गैप में गई और वहीं से प्राइस ऊपर निकल गई। प्राइस तो मेरे डिस्काउंट जोन में आई ही नहीं। मैं मुंह देखता रह गया कि प्राइस डिस्काउंट जोन में आएगी, स्टेशनरी फेयर वैल्यू गैप में आएगी, मुझे यहाँ से एंट्री दिखने में मिलेगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस फेयर वैल्यू गैप ने ही प्राइस को ऊपर भेज दिया। ठीक है, इस ऐसी लेग जिसमें फेयर वैल्यू गैप की तादाद एक से ज़्यादा हो या एक भी हो, और जो प्राइस के रास्ते में आने वाला पहला फेयर वैल्यू गैप, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो प्राइस को 80% 90% वो ही आपको एंट्री देता है। मेरे पास क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, FLOD, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कि प्राइस, ये मैंने प्राइस ने एक मूव बनाई, अब वापस आ रही है। ठीक है, वापस आते हुए जो सबसे पहला डिफेंस है फ्लॉड, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि पहला फेयर वैल्यू गैप होगा, प्राइस 90% उसी फेयर वैल्यू गैप में से एंट्री देगी, चाहे वो प्रीमियम जोन में ही क्यों ना हो। ठीक है, अच्छा, अब इमेजिन करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई। इसके बाद आने वाला कोई भी फेयर वैल्यू गैप कारआमद नहीं होगा अगर प्राइस इसको रिस्पेक्ट नहीं देती और नीचे आ जाती है, तो इसके रास्ते में बाकी आने वाले फेयर वैल्यू गैप्स की कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, इसके रास्ते में आने वाले बाकी फेयर वैल्यू गैप्स की कोई अहमियत नहीं है। सबसे फिर लास्ट में जो चीज़ होगी वो प्राइस को दोबारा रिएक्शन देगी। सही है, तो आपके पास पहला फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने उसको प्राइस को वहीं से रिजेक्शन मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। प्राइस अब रास्ते में जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स आए उन सबको तोड़ दी आ जाएगी नीचे, और नीचे आकर आपके लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से आकर आपको एंट्री देगी, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, जो कि आपके यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है और फेयर वैल्यू गैप अलॉन्ग विद ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है। सॉरी, तो मुझे क्या समझ आई, मुझे ये समझ आई कि प्राइस के रास्ते में आने वाला पहला फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं फ्लॉड, FLOD, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर वो नहीं है तो उसके बाद आने वाले प्राइस के रास्ते में जितने भी फेयर वैल्यू गैप हैं वो निकम्मे हैं, प्राइस उनको तोड़ती चली जाएगी और फिर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ जाएगी। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा होगा, या तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक या तो फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, एक और कंडीशन है जहां पर मेरे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करेगी। किस सूरत हाल में, मेरे पास पहला फेयर वैल्यू गैप आया, प्राइस ने उसे रिस्पेक्ट नहीं दी, उसके वजह क्या हो सकती है कि मेरे पास एक नीचे ओवरलैपिंग डिफेंस पड़ा हो। क्या ओवरलैपिंग डिफेंस पड़ा होगा कि जो प्राइस के पास एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ विद फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में प्राइस के पास जब वापस आते हुए एक पहला फेयर वैल्यू गैप जो कि सिंगल डिफेंस है और दूसरा फेयर वैल्यू गैप जो कि ओवरलैपिंग डिफेंस है वो पड़ा हुआ है, तो प्राइस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रिस्पेक्ट नहीं देगी। किसके पास जाएगी, प्राइस डबल ओवरलैपिंग डिफेंस के पास जाएगी और वहां से आपको एंट्री देगी। ठीक है, तो अब आपने बहुत क्लियरली समझा कि
प्राइस ने आपको पहले फेयर वैल्यू गैप से एंट्री देनी होती है। किस सूरत में पहले फेयर वैल्यू गैप से एंट्री नहीं दी? जब मेरे पास ओवरलैपिंग डिफेंस होगा या मेरे पास नीचे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कोई ओवरलैपिंग होगा। सही है। और अगर इसी वजह से यहाँ पर ओवरलैपिंग डिफेंस भी नहीं है और मेरे पास लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भी ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पर भी जस्ट ओनली फेयर वैल्यू गैप ही है, तो अगर प्राइस ने पहले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दी तो फिर मेरी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि मेरा ऑर्डर ब्लॉक होगा वहाँ तक जाएगी प्राइस। ठीक हो गया। अब इन सब चीज़ों को हम जाके चार्ट पे भी एक बार देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पर प्राइस के पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप था, ऐसे ही प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट नहीं दी। प्राइस ने इसे रिस्पेक्ट नहीं दी, प्राइस ने एक झटके में से तोड़ दिया। तो ये लेग यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेग में एक फेयर वैल्यू गैप था प्राइस ने तोड़ दिया। अब प्राइस के पास ऑप्शन क्या है कि प्राइस मुझे कहाँ से एंट्री दे सकती है? प्राइस मुझे मेरे इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री दे सकती है। ठीक है। प्राइस ने इस ऑर्डर यहाँ पर तो रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है ना, इस फेयर वैल्यू गैप में तो रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है, तो ये तो मेरा फारिग। अच्छा, अब लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस लेग में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस ने यहाँ पर आकर थोड़ी सी रिजेक्शन लेना शुरू की और अल्टीमेटली उसे भी ब्रेक कर दिया। ठीक हो। अब ये जब मेरा ब्रेक हुआ, देखिए, अब ब्रेक हुआ विद न्यू फेयर वैल्यू गैप, ये मेरा नया फेयर वैल्यू गैप बन गया। हुआ क्या कि मेरा नया फेयर वैल्यू गैप बन गया। इस फेयर वैल्यू गैप ने पीछे एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया। ये स्ट्रक्चर जो मेरा ये ऐसे करके यहाँ पर मेरा लो बना हुआ था, ये फेयर वैल्यू गैप ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ से प्राइस इतना डीप डाइव क्यों करने गई? क्यों? बिकॉज यहाँ पर उसे एक ओवरलैपिंग डिफेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर उसे ओवरलैपिंग डिफेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है विद पीछे स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है उसका। तो जब प्राइस ने इतनी दूर आकर 2653 पर आकर रुकी और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया, मुझे यहीं पर पता लग गया कि प्राइस अब वापस सफ़र करेगी मेरे इस डिफेंस की तरफ, ओवरलैपिंग डिफेंस की तरफ। और देखें यहाँ पर क्या प्राइस है, ये ऊपर देखिए, ऊपर 2708। ठीक है। और ये 2708 ने ही आपको प्राइस ने यहाँ पर दोबारा एंट्री दी और आपने फिर देखें कैसी मूव आई है। तो ये पावर है ओवरलैपिंग डिफेंस की। ठीक है। अच्छा, फिर देखें जब यहाँ पर अब दोबारा प्राइस ने आगे फिर इन इन सब को रिस्पेक्ट दिए बगैर, इन सब लेवल्स को रिस्पेक्ट दिए बगैर अपना टारगेट की तरफ प्राइस गई, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम का कुछ कुछ होगा, उसके बारे में हम आपको बाद में पढ़ेंगे। प्राइस ने यहाँ पर आकर क्या किया इस मूव में, ये जो मूव इतनी बड़ी मूव थी, प्राइस ने आके यहाँ पर एक ये बनाया कि बोला, ठीक है, और फिर प्राइस ने इस गैप को निगेट कर दिया विद द न्यू गैप। ओके, प्राइस ने
एक गैप बनाया नीचे जाते हुए और न्यू गैप से इस गैप को निगेट कर दिया, तो ये जो मेरा बैलेंस प्राइस रेंज बन गया ना यहाँ पर, बैलेंस प्राइस रेंज। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब प्राइस, इसका मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा कि क्यों प्राइस ये बैलेंस रेंज में क्यों नहीं आई। जस्ट प्राइस में एक ये गैप को दूसरे गैप से निगेट कर दिया, तो ये गैप जो बना ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस के लिए। और आप देखें प्राइस ने आपको उसी गैप से दोबारा एंट्री दी, सॉरी, उसी गैप से दोबारा एंट्री दी। इतनी ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मल्टीपल गैप्स बनाने के बावजूद प्राइस ने इसी गैप में आके आपको एंट्री दी। ठीक है, तो ये अब आप देखेंगे फेयर वैल्यू गैप्स कितने इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको फेयर वैल्यू गैप सही से आते हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। प्राइस के पास अब लास्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या था, फर्स्ट प्राइस के पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये था। ठीक है, फिर प्राइस के पास नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप था, उसके बाद प्राइस के पास एक और फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पर। तो देख रहे हैं, जब प्राइस ने मेरे पहले फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दी तो ये और ये दो फेयर वैल्यू गैप मेरे किसी खाते में नहीं। इन दो फेयर वैल्यू गैप्स ने मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देनी। प्राइस ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को नहीं रिस्पेक्ट दी तो प्राइस ने लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरफ आना ही आना है। तो ये जो दो दरमियान में फेयर वैल्यू गैप्स हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। प्राइस ने देखे एक ही कैंडल में इन तीनों गैप्स को खा लिया और फिर चौथी कैंडल लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आई और वहां से भी आपको एंट्री मिल गई। ठीक है, तो ऐसे ये मेरे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम करता है, ऐसे मेरे ये ओवरलैपिंग डिफेंस काम करते हैं। और जो जो चीज़ें आज हमने पढ़ी, प्रीमियम डिस्काउंट जोन्स और ओवरलैपिंग डिफेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने ये भी देख लिया कि हाई प्रोबेबिलिटी लेग और लो प्रोबेबिलिटी लेग क्या होती है। आपने ये भी देख लिया कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ या प्रीवियस हाई लोज के साथ जब मेरा फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी वॉइड या वॉल्यूम इम्बैलेंस कंबाइन होता है तो वो मेरा ओवरलैपिंग डिफेंस बन जाता है और प्राइस ज़्यादातर यहीं से आपको एंट्री देती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आज की वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू पैदा की है, कोई वर्थ आई है, एज अ ट्रेडर आपने यहाँ से कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और इस हमारी इस मुहिम में अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करके उनके लिए फ़ायदा दें और हमारी मुहिम में हमारा हिस्सा बने, जिसका मकसद तमाम के तमाम बेरोज़गार और फाइनेंशियली डिफ़िकल्ट पीपल्स के लिए एक आसान ट्रेडिंग वे बनाना है। उनको ऐसी स्ट्रेटजी देनी है कि वो अपनी ज़िंदगी को फाइनेंशियली बेहतर कर सकें ट्रेडिंग करके। और हमारी इस कोशिश में शामिल हो, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। शब बख़ैर, खुदा हाफिज़।